नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं दिन भर की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत और ईरान के बीच शनिवार को पुरुष कबड्डी का गोल्ड मेडल के लिए एक अहम फाइनल मुकाबला खेला गया और मैच के अंत में पॉइंट्स को लेकर मैच पर भारी विवाद हो गया और मैच को करीब घंटे तक रोका गया, लेकिन अंत में भारतीय टीम ने मुकाबला जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें कि कबड्डी का फाइनल मुकाबला खत्म होने में सिर्फ 65 सेकंड बचे थे और मैच का स्कोर 28-28 था। इस वक्त कप्तान पवन सहरावत ने डू एंड डाई रेड पर गए और डिफेंडर को टच किए बिना लॉबी में चले गए। इसके बाद मैच पर मौजूद ईरान के 4 खिलाड़ी भी लॉबी पर आ गए। वहीं भारतीय टीम का दावा था कि पवन बिना किसी खिलाड़ी को टच किए लॉबी में गए तो वह आउट है, लेकिन इसके साथ ईरान के 4 डिफेंडर भी आउट हैं। फिर इसको लेकर काफी देर तक विवाद चला और रेफरी ने अंत में भारत को 4 पॉइंट और ईरान को 1 पॉइंट दिए और इसी के साथ भारतीय कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। एशियन गेम 2023 में भारत का सफर अब खत्म हो चुका है और भारत ने इस बार खेल में 107 पदक अपने नाम किए। यह एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इसी के साथ भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथे स्थान पर विराजमान रहा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी एथलीट्स को बधाई देते हुए एक पोस्ट शेयर की और कहा, एशियन गेम में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हर भारतीय इस बात से रोमांचित महसूस कर रहा है कि हम 100 पदकों की उपलब्धि पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि वह 10 अक्टूबर को एशियन गेम में गए सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा, मैं एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की एनआईए को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इस ईमेल में पीएम मोदी के अलावा अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं मेल भेजने वाले ने 500 करोड़ रुपए और जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई की मांग की है, जिसके बाद एनआईए ने मुंबई पुलिस और पीएम की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया है। वहीं एनआईए ने बताया कि यह मेल यूरोप से भेजा गया है और कहा कि ऐसा लगता है जैसे विदेश में बैठे किसी व्यक्ति की शरारत है। उन्होंने उस व्यक्ति की तलाश जारी कर दी है और साथ ही वर्ल्ड कप में सभी मैचों के लिए कड़ी सुरक्षा इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। अफगानिस्तान में शनिवार को आधे घंटे के भीतर 5 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने में इस भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज की गई। इसी के साथ इस भूकंप के कारण अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही दर्जनों लोग घायल हैं। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और कई जगहों पर इमारत ढहने की खबर है। ऐसे में मृतकों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को एक बैठक की गई। इस बैठक में पीएम मोदी द्वारा 15 अगस्त के मौके पर अपने भाषण के दौरान किए गए विभिन्न घोषणाओं को लागू करने की तैयारी की समीक्षा की गई। वहीं आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब और मध्यम वर्ग के घर के स्वामित्व के लिए किफायती ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही थी और उन्होंने घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था और इन्हीं योजनाओं को लागू करने की तैयारी के लिए समीक्षा बैठक की गई है। मध्य प्रदेश में गरीबों में 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चल रही दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में राज्य सरकार ने शनिवार को एक नया आयाम जोड़ दिया है। इस योजना के तहत अब चलित रसोई केंद्र भी संचालित होंगे। इस योजना को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई है। इस योजना पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा, अब किसी भी गरीब भाई बहन को भोजन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप जहाँ होंगे खाना वहीं पहुँचेगा। वहीं उन्होंने आगे कहा, गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए आपको सिर्फ 5 रुपए देने होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा 3 महीने बाद चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता को लेकर दिल्ली में बनाए गए 13 हॉटस्पॉट में 11 पर हवा की स्थिति बेहद खराब श्रेणी में पाई गई है। हालात को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ताजा आंकड़ा जारी कर सरकार को अलर्ट कर दिया है। वहीं केजरीवाल सरकार ने इसे रोकने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत की गई है, जो अगले महीने 7 नवम्बर तक जारी रहेगा। दिल्ली में बिजली से होने वाले दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और पीड़ितों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए जल्द ही नियम लाए जाएंगे। केजरीवाल सरकार के निर्देश पर यह नियम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ही बनाएगी। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने विद्युत विभाग की तरफ से मिले प्रस्ताव को सीएम केजरीवाल ने जनहित को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को मंजूरी दी है। कोमा में पड़े पति का इलाज कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक पहल की है। हाई कोर्ट ने पत्नी को संरक्षक नियुक्त कर इलाज पर खर्च करने के लिए पति की संपत्ति बेचने का अधिकार दिया है। न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी व न्यायमूर्ति प्रशांत किशोर की खंडपीठ ने कहा कि दुर्घटना की वजह से कोमा में पड़े पति का इलाज कराने के लिए पत्नी संरक्षक होगी। इस पर उन्होंने आगे कहा, पति के बैंक खातों का संचालन पत्नी कर सकेगी और संपत्ति को भी बेच सकेगी। पंजाब में एसवाईएल यानी सतलज यमुना लिंक के मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं ने चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सीएम भगवंत मान की आवास की घेराव करने की बात कही।
किसान नेता राकेश टिकैत शनिवार को पटना पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उनके साथ आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिन्हा मौजूद रहे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है। बिहार के किसानों को बचाना है तो सबसे पहले बाजार समिति को बहाल करना होगा। इसी के साथ राकेश टिकैत ने बिहार में जल्द किसान आंदोलन शुरू करने की बात कही। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब तक उत्तराखंड में डेंगू पीड़ितों की संख्या 3000 को पार कर गई है। इसी के साथ शुक्रवार को 59 नए मामले सामने आए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार डेंगू से मरने वालों की संख्या 16 बताई जा रही है। इस पर स्वास्थ्य विभाग डेंगू के प्रकोप का सामना करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दे रही है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठनों की ओर से 5 जिलों में स्वर्ण जागरण यात्रा निकाली जाएगी। इसमें आगे चलकर 14 जिला शामिल किए जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म की युवाओं को जागृत करना, हिंदू संस्कृति सभ्यता फैलाना और राम मंदिर के कपाट खुलने पर लोगों को बुलाना है। वहीं 14 अक्टूबर को 1 लाख लोगों की भारी संख्या के साथ एक बड़ी रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि सोए हिंदू वासियों को जगाया जाए और तमाम सनातन पर उठ रहे आवाजों को कुचला जाए। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए और खुद को खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।